नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, निदेशक अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली। आज की चर्चा का विषय है भारतीय साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद। ये चर्चा MTT 019 अनुवाद की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन पाठ्यक्रम के अंतर्गत की जा रही है और ये पाठ्यक्रम MA अनुवाद अध्ययन MA ट्रांसलेशन स्टडीज प्रोग्राम का एक हिस्सा है। आज की चर्चा का विषय पुनः बताते हैं, भारतीय साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद। चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं भारतीय साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद, इसका स्वरूप, भारतीय कालजयी साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद, भारतीय धार्मिक साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद, भारतीय कला और प्रदर्शनकारी कला साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स का अंग्रेजी अनुवाद, और स्वतंत्र भारत में भारतीय साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद कैसे हुआ, भारतीय ज्ञानात्मक साहित्य का नॉलेज टेक्स्ट का अंग्रेजी अनुवाद किस रूप में संपन्न हुआ, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चर्चा आरंभ करते हैं। भारतीय साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद। अब भारतीय साहित्य की अवधारणा क्या है? जब हम भारतीय साहित्य कहते हैं, इंडियन लिटरेचर कहते हैं, तो हम क्या समझते हैं? इंडियन लिटरेचर को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रणालियां हैं, लेकिन ज्यादातर खास तौर से UR अनंत मूर्ति जी जो महान साहित्यकार रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो हम अलग अलग भाषाओं में लिखते हैं, लेकिन एक ही भाषा का साहित्य होता है, वो है भारतीय। एक ही तरह का साहित्य है। एनी लिटरेचर रिटन इन इंडियन लैंग्वेज कैन बी कॉल्ड इंडियन लिटरेचर, यानी द लिटरेचर रिटन इन इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी कॉल्ड इंडियन लिटरेचर। इसीलिए इंडियन लिटरेचर को हम सिंगुलर टर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको प्लूरल टर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इंडियन लिटरेचर भी है, इंडियन लिटरेचर्स भी है। अब कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ इंडियन लिटरेचर क्या है कि इंडियन लैंग्वेजेस में यानी भारतीय भाषाओं में जो भी साहित्य लिखा जाए वो इंडियन लिटरेचर होगा। उदाहरण के लिए गोदान जिस तरह से इंडियन लिटरेचर है, उसी तरह से 6 गुंट 8 माड़ 6 गुंट, इस यानी जो फकीर मोहन सेनापति की रचना है 6 बीघा जमीन, जिसका हिंदी अनुवाद हुआ, या 1 acre and third जो अंग्रेजी में अनुदित होके आया है, इसी तरह से कन्यादान है, या फिर घासीराम कोतवाल, इन नाटकों को भी हम भारतीय साहित्य के अंतर्गत ही शामिल करेंगे। तो ये मराठी साहित्य तो है ही, लेकिन कुल मिलाकर ये भारतीय साहित्य है। तो जो भी रचना भारतीय भाषाओं में प्रमुखता से बिंबित होती है, प्रतिबिंबित होती है, और एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय चेतना को, भारतीय घटनाक्रम को, भारतीय समस्या को उजागर करती है, उसे हम भारतीय साहित्य कह सकते हैं। भारतीय साहित्य प्राचीन काल में कैसा था और उसका अंग्रेजी अनुवाद कैसे हुआ? तो इंडियन लिटरेचर जो एंशिएंट पीरियड में था, वो एंशिएंट पीरियड में इंग्लिश ट्रांसलेशन तो उसका नहीं हुआ, लेकिन ये बात सही है कि जो भारत में जो उपनिवेश काल था, कॉलोनियल पीरियड था, उसमें एंशिएंट इंडियन लिटरेचर पर बहुत बल दिया गया और उनका विपुल मात्रा में विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, विशेषकर अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, जर्मन में भी अनुवाद हुआ, और जाहिर सी बात है कि अन्य भाषाओं में भी उसके अनुवाद की बात चली। जो पूरी वर्ल्ड लिटरेचर की आइडियोलॉजी थी, वो गोएटे, जिसे हिंदी में गेटे कहते हैं, असल में वो गोएथे जर्मन साहित्यकार, उन्होंने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया 1826 में, और उन्होंने अपने शिष्य से, पीटर से जब वो प्रस्तुत किया था, बताया था, तो 1829 में एक कॉन्सेप्ट के रूप में आइडिया ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर आया, और उन्होंने कहा दुनिया भर के साहित्य का एक दूसरी जगह अनुवाद होना चाहिए। इसके पहले से 17
82 में 84 में जो मैं भारत में विलियम जोन्स का आगमन हुआ, भारत में विलियम जोन्स जब आए तो वे सुप्रीम कोर्ट के जज बन करके आए, और जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट उस समय कलकत्ता में था। लेकिन उन्होंने बहुत सी कृतियों का अनुवाद किया और उसमें निश्चित रूप से भारतीय साहित्य को बल मिला। खासतौर से कालिदास की रचनाओं का अनुवाद उस दौर में होता है। कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद उन्होंने स्वयं किया, शकुंतला और द फेटल रिंग एंड इंडियन ड्रामा, जिसके तहत उन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य से चीजों को ग्रहण किया और अंग्रेजी इसका एक तरह से उन्होंने फॉरेनाइजेशन करने का प्रयास किया, वैदेशीकरण करने का प्रयास किया और उसे अंग्रेजी पाठकों के लिए सुलभ बनाने की कोशिश की। इसी तरह विल्किंस ने भगवत गीता का अनुवाद किया, उन्होंने स्वयं मनुस्मृति का अनुवाद अंग्रेजी में किया। तो भारतीय साहित्य का मध्यकाल में, भक्ति काल में जो रचना काल हुआ था उसका अंग्रेजी में बहुत सी रचनाओं का अनुवाद हुआ। अनेक लोगों ने अनुवाद किया, खासतौर से मध्यकाल में तो नहीं हुआ लेकिन मध्यकालीन रचनाओं का बाद में अनुवाद हुआ, जैसे रामचरितमानस का अनुवाद हुआ और अन्य कृतियों का अनुवाद हुआ। भारतीय साहित्य का जो आधुनिक काल है उसमें भी विपुल मात्रा में रचे साहित्य का अनुवाद हुआ, जिसमें हम रेखांकित कर सकते हैं गोदान का अनुवाद हुआ, राग दरबारी का अनुवाद हुआ, या फिर जय माण आठ गुंट का अनुवाद हुआ। इसके अतिरिक्त हम देखें तो टैगोर का अनुवाद स्वयं टैगोर ने किया। तो बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में अनुदित कृतियां अंग्रेजी माध्यम से भारतीय जनमानस की चेतना को व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत हुई। इसका एक और पक्ष था कि कुछ लोगों ने अनुवाद तो नहीं किया लेकिन इंडियनाइजेशन करने की कोशिश की, भारतीय जन चेतना को अंग्रेजी में प्रस्तुत करने की कोशिश की, और इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास उनका माना जा सकता है जो भारतीय रचना को अंग्रेजी में प्रस्तुत करने के बजाय भारतीय चेतना को अंग्रेजी में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे। आधुनिक काल में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों का जन्म हुआ और वो नॉन रेजिडेंट इंडियन जिसे कह सकते हैं वे लोग माने जाते हैं, या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO के रूप में जिनकी मान्यता स्थापित है। भारतीय कालीन साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, जिसमें जैसा अभी मैंने जिक्र किया कालिदास की रचनाओं का अनुवाद हुआ, विज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद, शकुंतला द फेटल रिंग एंड इंडियन ड्रामा ये किया। और इसके अनुवादक विलियम जोन्स, जिन्होंने 1789 में इसका अनुवाद किया, और बड़े पैमाने पर ये अनुवाद चर्चा का भी विषय रहा, विवाद का भी विषय रहा। और इन्होंने रामलोचन जी से, इन्होंने रामलोचन पांडे से प्रेरणा ग्रहण करके अनुवाद किया। इन्होंने सीखा आके, इन्होंने बताया, इन्होंने तो बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद किया। ग्रामर, पर्शियन ग्रामर भी लिखा विलियम जोन्स ने। इसके अलावा ग्रामर ऑफ तेलंगाना भी बताने की कोशिश की। विलियम जोन की मंशा पूरी तरह से भारत प्रेमी तो नहीं थी, लेकिन हाँ वो चाहते थे कि कैसे अंग्रेजी शासन व्यवस्था अच्छी तरह चले। वे ये भी चाहते थे कि भारतीय शासन व्यवस्था, अंग्रेजों की प्रशासन की स्थिति सुगमता पूर्वक संचालित हो, और इसका बहुत विस्तार से तेजस्विनी निरंजना ने उल्लेख किया अपनी पुस्तक साइटिंग ट्रांसलेशन में। इसके पहले इसका सूत्र बना गए थे एडवर्ड सईद ने अपनी पुस्तक ओरिएंटलिज्म में, जो 1978 में आई थी, और तेजस्विनी निरंजना की पुस्तक साइटिंग ट्रांसलेशन ये 1992 में आई। तो इसमें बहुत विस्तार से इनके निहित उद्देश्यों की चर्चा की गई है, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य उस पर विचार करना नहीं है, बल्कि अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किया गया इसका उल्लेख करना है। तो प्रमुख जो रचना ये थी। इसके अलावा रामायण महाभारत का अनुवाद हुआ, विल्किंस ने इसका अनुवाद किया, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। रामायण महाभारत की जो
गणना है वो दो दृष्टियों से की जा सकती है, वो साहित्यिक रचना भी कही जा सकती है और धार्मिक रचना भी कही जा सकती है। इसी तरह शूद्रकृत मृच्छकटिकम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एम.आर. काले ने किया और ए.के. बासम ने उसका जो है अंग्रेजी रूपांतरण किया। तो एम.आर. काले ने भी इसका अनुवाद किया और ए.के. बासम ने भी अंग्रेजी में रूपांतरण किया। और ये मृच्छकटिकम यानी माटी की गाड़ी, ये बहुत चर्चित नाटक रहा है और खास तौर से रियलिस्टिक है, यथार्थपरक नाटक है। शूद्रक ने इसकी रचना की है। इसकी पृष्ठभूमि पर हिंदी का मशहूर जो है बहुचर्चित फिल्म हिंदी की बनी उत्सव, जिसके रूप में देखी जा सकती है। हालांकि उसका एडाप्टेशन जब किया गया तो उसमें बहुत से परिवर्तन कर दिए गए। भारतीय धार्मिक साहित्य का अनुवाद किया गया तो रामायण का अनुवाद कई लोगों ने किया, पी लाल ने किया, के.एम. गांगुली ने किया। इसके अलावा विलियम जोन्स ने भी रामायण महाभारत के अनुवाद किए थे। भगवत गीता का अनुवाद विल्किंस ने किया। मनुस्मृति का अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। मनुस्मृति को महत्व तभी मिला जब अंग्रेजी में वो अनुदित होकर के आई और उसकी जो सीमाएं हैं, मनुस्मृति का अनुवाद जब अंग्रेजी में विलियम जोन्स ने किया तभी मनुस्मृति चर्चा का केंद्र बना। मनुस्मृति पर विचार करना, उसकी आलोचना भी की गई। उसमें जो ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था और जो वर्णवादी मानसिकता का भी पता चलता है, उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। अनेक स्मृतियों में से एक स्मृति थी, लेकिन विलियम जोन्स ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उसको उजागर किया और खास तौर से इसमें वर्ग और जाति की चेतना, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को सहजता से लोगों ने समझा, क्योंकि संस्कृत में लिखे होने के कारण बहुत से कम लोगों की समझ में वो आता था और जन सामान्य में उसका महत्व नहीं था। ये बात सही है कि मनुस्मृति में जो बातें लिखी गई है वो उससे भारतीय सामाजिक व्यवस्था नियंत्रित नहीं होती थी। ऐसा नहीं कि उसी के अनुरूप दंड विधान था, उसी के अनुरूप लोग कार्य करते थे, उसी के अनुरूप सभी का आचार व्यवहार होता था। लेकिन ये बात सही है कि कहीं न कहीं उसका कोई न कोई प्रभाव सीमित स्तर पर जरूर पड़ता था। कंबन का रामायण जो है उसका अंग्रेजी अनुवाद शांतिलाल नागर ने किया और बहुत चर्चित नाटक रहा है, ये चर्चित रामायण रहा है। कंबन का जो दक्षिण भारत में कंबन ने इसको प्रस्तुत किया रामायण के विभिन्न रूप, जैसे रामचरितमानस हिंदी में आया वैसे कंबन रामायण दक्षिण भारत का जो चर्चित नाटक चर्चित रामायण माना जाता है और इसका अंग्रेजी अनुवाद शांतिलाल नागर ने किया। तो इस तरह से व्यापक स्तर पर धार्मिक साहित्य जो उसका साहित्यिक मूल्य भी और हमारी चेतना, मन और संवेदना संस्कारों को एक रूप आकार देने में जिनकी बड़ी भूमिका रही है, उन चर्चित और कुछ मामलों में विवादास्पद, जैसे मनुस्मृति के संदर्भ में कहें तो ये विवादास्पद भी रहा है, लेकिन इसका विस्तार से तभी हुआ जब इस पर चर्चा तभी हुई जब विलियम जोन्स ने इसका अनुवाद किया। इसी तरह से रामायण और महाभारत को, भगवद गीता को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में स्मरणीय और उल्लेखनीय महत्व का बनाने के लिए जो विल्किंस ने अनुवाद किया वो भी महत्वपूर्ण है और खास तौर से पी लाल और के.एम. गांगुली ने जो रामायण का अनुवाद किया वो उल्लेखनीय है, इससे चर्चा के केंद्र में आया है। कंबन के रामायण का अंग्रेजी अनुवाद भी उसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए बड़ी भूमिका निभाता है। इस दृष्टि से इसको रेखांकित करने की आवश्यकता है। भारतीय कला और प्रदर्शनकारी कला साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद कैसे हुआ? जो आर्ट की क्लासिक कृतियां हैं, रचनाएं हैं और परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो कृतियां हैं उसका कैसे प्रस्तुतिकरण होता है, कैसे उसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है। तो भारत की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और वो है कामसूत्र। इससे दो बातें पता चलती है। वात्स्यायन ने इसकी रचना की है, इसमें सेक्सुअल आर्ट का भी जिक्र है और वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज रिलेटिंग टू सेक्स। तो इसका पहला पक्ष ये होता है कि भारत
पूरी तरह से काम निरपेक्ष नहीं था। दूसरी महत्वपूर्ण बात इससे जुड़ी हुई ये है कि भारत जो है सुखवादी दृष्टि से भी प्रेरित प्रभावित रहा है। भारत में कामसूत्र के रचनाकार वात्स्यायन को भी ऋषि के रूप में मान्यता मिली है। इसके अलावा भारत में चारवाक दर्शन के प्रणेता जो चारवाक है वो भी रहे हैं, जिन्होंने सुख विलास इन सब को, जो हेडोनिस्टिक प्लेजर की बात है जिसे पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक माना जाता रहा है, वैसे तत्व भारत में भी मौजूद रहे हैं। यानी भारत आस्तिकतावादी भी रहा है, नास्तिकतावादी भी रहा है, आध्यात्मिक भी रहा है और कामुक प्रवृत्ति के तत्व भी यानी भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े हुए तत्व भी इसमें वर्चस्व में रहे हैं। वात्स्यायन का ये कामसूत्र इस दृष्टि से बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का है और वह संस्कृत में तो रचा ही गया था, लेकिन जब इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ, इसका अनुवाद अंग्रेजी में स्वयं अंग्रेजी के सर रिचर्ड बर्टन ने किया और ये वैश्विक दृष्टि से बहुत ही महत्व का केंद्र बना और इस पर बहुत सी चर्चाएं हुई। इसका डेमोन्स्ट्रेशन, इसकी जो प्रस्तुति, इसकी जो गतिविधियां हैं, इस पर बहुत सी चर्चाएं हुई और जो मनोविज्ञान के जानकार हैं उन्होंने भी इस पर विचार किया। काम चेतना के तत्वों ने भी इससे जोड़ा और बहुत से तुलनात्मक अध्ययन किए गए। फ्रायड के सिद्धांतों का प्रभाव को भी इससे जुड़ा हुआ मान सकते हैं, अगर नहीं भी तो तुलनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति बहुत व्यापक रूप से दिखाई देती है। इसी तरह से अंग्रेजी में संगीत पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई और खास तौर से A.K. रामानुजन ने एक पुस्तक लिखी, द सोरा एंड म्यूजिक, और म्यूजिक के बारे में इसमें बताने की कोशिश की गई है और म्यूजिक कैसे फलीभूत होता है, उसके विभिन्न क्या तरीके हैं, राग क्या है, ये सब बताने की कोशिश की गई। तो इस दृष्टि से अगर हम ध्यान दें तो संगीत हो, चाहे कला हो, चाहे काम कला हो, इन प्रदर्शनकारी कलाओं और भी बहुत सी कृतियों का अनुवाद हुआ। जैसे मैंने बताया कि नाट्य शास्त्र का अनुवाद भी हुआ। नाट्य शास्त्र भर्तृहरि ने रचा है, इसमें 2nd सेंचुरी में ये लिखा गया था और इसमें नाटक कैसे किया जाए, नाटक के क्या तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा उसमें स्टेज कैसे बनता है, प्रेक्षागृह कैसे बनता है, रस क्या है, इस पर बहुत विस्तार से चर्चाएं हुई। उसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। यहाँ संक्षेप में मैंने कुछ अनुरचनाओं का उल्लेख किया है। इन सभी के माध्यम से बहुत व्यापक स्तर पर जो साहित्य, कला, संस्कृति और खास तौर से परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स की बात की गई, उन कृतियों के अनुवाद के माध्यम से अंग्रेजी में जब ये बात पहुंचाई गई तो दुनिया को पता चला कि भारत कितना साधन संपन्न है, कितना श्रेष्ठ है, कि सभी दृष्टियों से विपुल परिमाण में यहाँ सामग्री है और इसका जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस तो है, इसकी लेगेसी कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता देखी गई। स्वतंत्र भारत में भारतीय साहित्य का अंग्रेजी अनुवाद, तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसमें इंडियन लिटरेचर को कैसे अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया, उसके कुछ प्रमाणों के माध्यम से मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। स्वतंत्र भारत में जो प्रमुख अनुदित रचनाएं हैं और किन किन लोगों ने अनुवाद किया है, उसका संक्षेप में प्रस्तुतिकरण करने की कोशिश कर रहा हूं। हिंदी के महत्वपूर्ण उपन्यासकार और कथाकार प्रेमचंद ने गोदान पुस्तक की रचना की। गोदान ये उपन्यास है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है अज्ञे ने और रोडरमल ने, अनुराग यादव ने। इसी तरह एक दूसरी महत्वपूर्ण कृति है राग दरबारी और इसकी रचना की है श्रीलाल शुक्ल ने। यह भी उपन्यास है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है गिलियन राइट ने। गिलियन राइट ने अंग्रेजी अनुवाद में अंग्रेजी दृष्टि से इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है और कुछ इसको
उन्होंने एडिशन डिलीशन का फार्मूला भी अपनाया। एडिशन तो कम है, डिलीशन ज़्यादा है। डिलीशन का मतलब कुछ ऐसे वाक्य जिनके अनुवाद की आवश्यकता नहीं है या जिनका अनुवाद करना कठिन है, उनको छोड़ दिया गया। जैनेन्द्र कुमार कृत त्याग पत्र का अंग्रेजी अनुवाद किया गया है, द रेजिग्नेशन, और इसका ट्रांसलेशन अज्ञे ने किया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे ने रेजिग्नेशन का भी अनुवाद किया है। अज्ञे ने स्वयं अपनी कई कृतियों का अनुवाद किया है। शरद चंद्र की जीवनी, शरद चंद्र का भी अनुवाद इन्होंने किया है। और इसके अलावा इन्होंने जो इनकी अपनी रचना है नदी के द्वीप का भी अनुवाद किया है, अपने अपने अजनबी का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। जैनेन्द्र कुमार ने जो रचना लिखी त्यागपत्र, जो उपन्यास लिखा, उसका अंग्रेजी अनुवाद द रेजिग्नेशन शीर्षक से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया। अज्ञे ने अपनी कई रचनाओं का अनुवाद किया है, जिसमें अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप जैसी रचनाएं हैं, उनका भी अनुवाद उन्होंने प्रस्तुत किया है और अंग्रेजी पाठकों के लिए उपयोगी बनाया। तो इस तरह से हमने आप लोगों के समक्ष इस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा करने की कोशिश की है और हमने प्रयास किया है कि ये आपको इसके विभिन्न आयामों से परिचित कराया जाए। आशा है ये चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। पुनः एक नए विषय पर आपके साथ विचार के लिए प्रस्तुत होंगे, चर्चा करेंगे, इस विश्वास के साथ कि आपको ये चर्चा रुचिकर लगी होगी, आप इसमें अपने विचार व्यक्त करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रसन्नता होगी। आपसे पुनः संवाद करने के लिए मैं फिर जुड़ूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।